इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार जोरदार स्वागत। आशा करते हैं कि आप लोग बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप जितने भी बच्चे 10th क्लास पास कर गए हैं उनको रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों का पहला चैप्टर है सेट्स, जिसको हिंदी में समुच्च कहा जाता है। तो आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया जाएगा उससे आपका एक्सरसाइज फर्स्ट NCERT 1.1 पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो बेहतर नहीं, बेहतरीन तरीक़ा से मैथ को सीखने के लिए आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। अंग्रेजी में हम लोग डिफाइन करते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर सुपरिभाषित वस्तु किसको कहेंगे। देखो बच्चों, सुपरिभाषित वस्तु का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल फिक्स हो, बिल्कुल सुनिश्चित हो, उसके सदस्य को आप नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, इसी को सुपरिभाषित वस्तु बोलते हैं। अब कुछ उदाहरण हम देंगे तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए बच्चों, तो देखते हैं समुच्च का उदाहरण, एग्जाम्पल्स। आप किसी से बात करते हैं कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का हमें संग्रह करना है। ठीक है बच्चों, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का क्या करना है, संग्रह करना है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है 5 से छोटी। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसका मतलब 5 से छोटी भी होना चाहिए और प्रारंभ 1 से भी होना चाहिए। तो निश्चित है कि इसका जो सदस्य है बच्चों वह होगा 1, 2, 3 तथा 4। बस यही है सुपरिभाषित वस्तु का मतलब। कोई भी चाहकर इस संग्रह के सदस्य को नहीं बदल सकता बच्चों, क्योंकि 5 से छोटी प्राकृत संख्या अगर किसी को चाहिए तो निश्चित है कि उसका सदस्य 1, 2, 3 और 4 ही होगा। इसका मतलब ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। इसका मतलब गणित में यह क्या है बच्चों, सेट का उदाहरण है, समुच्च का उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल से आपको हम समुच्च समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो देखिए, 10 तथा 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे अभाज्य संख्या के बारे में, जो संख्या 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, बस जिसके 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, उसी को ना अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब सवाल है कि 10 और 20 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है उसको हमें संग्रह करना है। चलो तो संग्रह करके मैं बताता हूँ। 10 से आगे और 20 के पीछे, तो सबसे पहले आपको 11 मिलेगा। 11 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा। 11 के आगे 12 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 13 आपका अभाज्य संख्या है। 13 के आगे जाएंगे तो 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 आपका अभाज्य संख्या है। 17 के आगे 18 अभाज्य संख्या नहीं है, 19 आपका अभाज्य संख्या है। और 20 के पीछे की ही बात हो रही है, तो ये 4 संख्या जो है 11, 13, 17 और 19, यह आपका क्या है बच्चों, तो आपका अभाज्य संख्या है, जो कि 10 और 20 के ठीक बीच में स्थित है। इस तरह से यह सुनिश्चित है कि 10 और 20 के बीच में यही 4 संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, मतलब यह सुपरिभाषित है, इसीलिए यह भी आपका बच्चों समुच्च है। अब कुछ स्पेशल नोट मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से देख लो। कुछ स्पेशल नोट। अच्छे लेखकों का संग्रह, बच्चों अच्छे लेखकों का संग्रह ये सेट नहीं है बच्चों, ये सेट नहीं है। अब आप बोलोगे सर यह सेट क्यों नहीं है, तो देखो, अच्छे लेखकों का मतलब या तो सारे लेखक अच्छे हैं या खराब, ये तो डिपेंड करता है पाठकों पर। जैसे आप पाठक हैं, किसी राइटर की किताब से पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, हो सकता है उसी राइटर का
किताब किसी दूसरे पाठक को पसंद नहीं भी आए तो हम कैसे कहें कि वो लेखक अच्छे हैं या खराब है? ये तो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि लेखक अच्छे हैं कि खराब है। तो इसीलिए अच्छे लेखकों का संग्रह जो है फिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए यह सेट नहीं है। धनवान लोगों का संग्रह, अब किसको आप धनवान कहोगे भाई? 1000 रुपया रोज कमाने वालों को या लाख रोज कमाने वालों को है, किसको कहोगे भाई? ये फिक्स नहीं है भैया, ये सेट नहीं है। ठीक है, धनवान लोगों का कलेक्शन करना संभव नहीं है। ठीक है, ये सेट नहीं है बच्चों, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। हम किसे धनवान कहें, ये मुश्किल है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। चलो बच्चों, सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये भी सेट आपका नहीं है, क्योंकि सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है बच्चों। कोई लड़की आपको पसंद आ जाए तो आप उसको सुंदर बोलोगे, ब्यूटीफुल बोलोगे, लेकिन किसी दूसरे आदमी द्वारा वह नापसंद कर दिया जाएगा और वह असुंदर बन जाएगी। इस तरह से एक ही लड़की किसी के लिए सुंदर हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए असुंदर। इसीलिए बच्चों, सुंदर लड़कियों का संग्रह सेट नहीं होगा, समुच्च नहीं होगा। अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी आपका बच्चों सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको किसी बल्लेबाज का बैटिंग अच्छा लगता है तो आपके लिए वो अच्छे हो गए, बट कोई जरूरी नहीं कि जितने भी लोग दुनिया में क्रिकेट देखते हैं सभी उस बल्लेबाज को पसंद करें। इसीलिए अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह ये भी आपका सेट नहीं है। तो आशा है कि आपको सेट का मतलब समझ आया होगा और कुछ संग्रह समुच्च नहीं है उसका भी मतलब समझ में आया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, बने रहिए कुछ देर और आज के वीडियो में कवर करेंगे 1.1, ऐसा कॉन्सेप्ट कि एक भी क्वेश्चन न छूटे। अब हम संकेत बिलोंग्स टू तथा डज नॉट बिलोंग टू का अर्थ समझेंगे। बच्चों, सेट्स चैप्टर में आपको 2 प्रकार के संकेतों का मतलब समझना होता है। ये संकेत क्या व्यक्त करता है, क्या बताता है हमें, और ये दूसरा संकेत हमें क्या बताता है। चलिए तो इस पे हम बात करते हैं। ध्यान रखें, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, पहले वाले को बिलोंग्स टू, और ये जो कट किया हुआ है इस वाले संकेत को डज नॉट बिलोंग टू पढ़ते हैं। और इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस जगह इस संकेत का हम प्रयोग करेंगे, जरा इस पे हम बात करेंगे। आइए तो आगे देखते हैं। कह रहा है कोई तत्व यानी कि एलिमेंट किसी समुच्च का सदस्य है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी तत्व किसी समुच्च का क्या है बच्चों, सदस्य है, तब इस बात को हमें बतलाना है, इसके लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं, ये डज नॉट बिलोंग टू, बस जस्ट अपोजिट बात है भाई। कोई तत्व किसी समुच्च का सदस्य नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे कि सर एक उदाहरण लेकर आप इसको क्लियर कर दीजिए। क्यों नहीं, बिल्कुल 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 कर दिया जा रहा है। जैसे में देखिए, एक कोई समुच्च है, इसके सदस्य है 1 3 5 7 9, यानी कि 10 से छोटी जितनी भी विषम प्राकृत संख्या है उसका ये सेट है, या ऐसे कहिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 विषम संख्याओं का संग्रह। ठीक है बच्चों, 1 3 5 7 9। अब यह एक सेट है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों कि 5 समुच्च ए का सदस्य है कि नहीं, जरा ढूंढिए इस सेट में। तो 5 आपको मिल रहा है, देखो बच्चों ये 5 आपको मिल रहा है, तो सदस्य है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। पढ़ते हैं 5 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 5 समुच्च ए का अवयव है, तत्व है या सदस्य है। अब 6 के बारे में पूछ रहा है, क्या 6 समुच्च ए का सदस्य है, तो ढूंढिए। इसमें तो 6 हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब 6 सेट ए का सदस्य नहीं है, तो फिर हम लोग कट कर देंगे, मतलब डज नॉट बिलोंग टू हुआ। 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 6 समुच्च ए का सदस्य में शामिल नहीं है, देख सकते हैं आप। उसी तरह से 3 तो है यहाँ पे सेट ए में,
तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा दीजिए। 7 इसमें आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 7, तो 7 मिल रहा है बच्चों, तो यहाँ भी बिलोंग्स टू का प्रयोग कर दीजिए। 10 के बारे में पूछ रहा है, तो 10 तो इसमें कहीं नहीं है बच्चों, तो आप यहाँ पे कट कर दीजिए, डज नॉट बिलोंग टू हो गया। एक तो इसमें है, तो यहाँ भी आपको बिलोंग्स टू भर देना है। तो आशा है कि आपको कहाँ पे कौन सा प्रतीक यूज करना है, कहाँ पे किस अर्थ में आपको बिलोंग्स टू यूज करना है और कहाँ डज नॉट बिलोंग टू यूज करना है, आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी। चलिए बच्चों, तो कुछ टॉपिक और बच गए हैं 1.1 के लिए, उसको मैं अभी बता देता हूं, और इतना अच्छा से आप लोग समझ लें और इसको अपने कॉपी पर अक्षर बैठा करके नोट कर लें, क्योंकि अच्छा राइटिंग भी काफ़ी मायने रखता है आपको टॉपर बनाने में। तो देखते हैं कुछ और टॉपिक। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक है 1.1 के लिए समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। मतलब कौन कौन सा मेथड है हमारे पास समुच्चय को लिख कर बताने के लिए किसी भी व्यक्ति को। तो हमारे गणित में 2 मेथड है बच्चों, एक को सारणी विधि या तालिका विधि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये क्या होता है सारणी विधि, जरा इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो कहता है कि इस विधि में समुच्चय के सदस्यों को मझले कोष्ठक मतलब मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक एक कर अर्धविराम यानी कि कॉमा देकर लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, सारणी विधि वह विधि होता है जिसमें समुच्चय का जितना भी सदस्य है उसको मझले कोष्ठक के भीतर जाकर के एक एक करके कॉमा दे करके लिख दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे एक समुच्चय है, उसका सदस्य है 15, 24, 33, 42, 51 और 60। यहाँ पे समुच्चय के जितने भी सदस्य थे 15, 24, 33, 42, 51 और 60, सभी सदस्यों को मिडिल ब्रैकेट के भीतर कॉमा देकर अलग अलग एक एक करके लिख दिया गया है। तो इस तरह से अगर सदस्यों को आप लिख कर बताएंगे तो वो आपका कहलाएगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा भी विधि होता है समुच्चय को बताने के लिए। चलिए उस पर हम लोग अब बात करते हैं कि दूसरी विधि कौन सी है। समुच्चय निर्माण रूप कहिए बच्चों, या गुण प्रकटीकरण रूप कहिए जी, हिंदी में थोड़ा सा नाम है ना इसी तरह का है। अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है। तो इस विधि में क्या होता है जरा हम लोग चर्चा करेंगे। इस विधि में समुच्चय के सदस्यों के बारे में एक गुण, ध्यान दीजिएगा, एक गुण मतलब प्रॉपर्टी का वर्णन किया जाता है जो सेट के प्रत्येक सदस्य द्वारा सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें सदस्य को नहीं लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय के सदस्य को नहीं लिखना है बच्चों, बल्कि एक गुण का आपको वर्णन करना है और उस गुण के जरिए सेट का जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक सदस्य उसके द्वारा वह गुण सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जैसे मैं मज़े की बात है कि यहाँ पे जो सेट लिखा हूँ ऊपर के उदाहरण में सारणी विधि में, इसी को मैं लिखकर बताता हूं समुच्चय निर्माण रूप में। अगर इसी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखता है समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट, मतलब समुच्चय के सदस्य को हम एक्स से डिनोट करते हैं, समुच्चय के सदस्य को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स सच दैट, एक्स 2 अंकों वाली एक संख्या है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो भी संख्या है 2 अंकों की संख्या है, 15, 24, 33, 42, 51, 60, सब का सब 2 अंकों की संख्या है। चलो भाई, ये तो संतुष्ट हुआ। और बात, जिसके अंकों का जोगफल 6 है, जिसके अंकों का जोगफल क्या है बच्चों, 6 है। तो देखो 15 में 1 और 5 दोनों को जोड़ने से 6 ही होता है। 24 में 2 अंक है, 2 तथा 4, 2 में 4 को जोड़ने से भी 6 होता है। 33 में 3 तथा 3 2 अंक है, जिसको जोड़ने पर 6 ही होता है। 42 के अंकों को जोड़िए, 4 + 2 6 ही होता है। 51 के अंकों को जोड़िए, 5 + 1 6 ही होता है। और 60 के अंकों को जोड़िए तो 6 + 0 = 6 ही होता है। यानी घुमा फिरा कर कहिएगा तो ये जो समुच्चय है किसी न किसी रूप में ऊपर वाले सेट को ही डिनोट कर रहा है। तो
इससे ये साबित होता है कि अगर समुच्च आपको सारणी विधि में देगा तो हो सकता है कि पूछ दे कि उसको समुच्च निर्माण रूप में लिखिए, या हो सकता है कि समुच्च निर्माण रूप में लिख दे तो आपसे कहा जा सकता है कि इसको रोस्टर रूप में लिखकर बताइए। तो बच्चों इतना जान लीजिए कि समुच्च को दो विधि से हम लिखकर बता सकते हैं, सारणी विधि और समुच्च निर्माण विधि, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी समुच्च निर्माण रूप से हम लेकर के उसको सारणी विधि में जा सकते हैं, और सारणी विधि में अगर समुच्च लिखा हुआ है तो उसको लेकर हम समुच्च निर्माण रूप में आ सकते हैं। बच्चों तो आई होप आज का वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। इसमें मैंने 1.1 का पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से सुंदर अक्षर में आप तक पहुंचाने का काम किया है। अब बहुत जल्द हम आप तक 1.2 का पूरा सूत्र लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप सूत्र अच्छे से पढ़ लेंगे हमारे वीडियो के जरिए तो मैं गारंटी रखता हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत कम फंसेंगे या बिल्कुल नहीं फंसेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द 1.2 के सूत्रों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।